आपको इस स्लाइड की, ठीक है ना जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि जी ये जो है ना 3 कंपोनेंट इसके आगे कि जी आप देखें इसके बाद आप यहाँ पर एवरेज पावर की समरी आप देखें, वी आर आई सोर्स इसका ये आ गया कि 1/2 वी एम जो है ना वी एम आई एम कॉज थीटा वी माइनस थीटा आई, रजिस्टर की ये आ गई, ठीक है ना जी। अब आप देखें ना ये जो है ना वी आई ये आ गई, इसके अंदर आपके क्या कहते हैं जो आपका आरएमएस पावर है, ये जो है रजिस्टर की पावर है, वोल्टेज ये कैपेसिटर की पावर के जी पावर जो है ना वो यूज ही नहीं करते, रजिस्टर कैपेसिटर आप यूज ही नहीं करते, ठीक है ना जी पावर को। सो डज द एक्सप्रेशन फॉर रजिस्टर पावर लुक आइडेंटिकल टू दैट ऑफ डीसी, के जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर रजिस्टर जो है ना वो डीसी की तरह ही होता है कि जितनी वोल्टेज आपने जितनी पोटेंशियल देंगे उतना ही वोल्टेज जो है ना आप उससे ले लेंगे, डीसी का करेक्टरिस्टिक है भी यही, डीसी का करेक्टरिस्टिक यही है, ठीक है ना जी। अच्छा, इसी तरह से इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्केयर वैल्यूज फार्मूला रीड्स लाइक द नेम आरएमएस। तो देखें आरएमएस वैल्यू इसकी इसी तरह से होती है कि जी एक जीरो टाइम के ऊपर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब एक पीरियड के अंदर इसको इंटीग्रेट करते हैं, और जब आप इसको आरएमएस लेते हैं तो ये इस तरह से आपका ये बनता है, मतलब ना आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना ये ले लेते हैं इसकी, ठीक है ना जी। अच्छा, फॉर ए साइनोसाइड आरएमएस वैल्यू में आप क्या करते हैं 200 के साथ करते हैं, ठीक है ना, 200 के साथ डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एसी हाउस होल्ड आउटलेट्स आर अराउंड 120 वोल्ट, मतलब 220 से अगर आप 200 से आप डिवाइड करेंगे तो 120 ये बन जाएंगे तकरीबन, ठीक है ना जी। इस तरह से आप इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू जो है ना इसकी आप ले लेंगे। वाई आरएमएस वैल्यूज, द इफेक्टिव आरएमएस current allows us to write average power expression like those used in DC circuit, ठीक है ना जी। आरएमएस वैल्यू क्या है असल में ना, आरएमएस देखे ना, अगर आप देखें ना ये सिग्नल ऐसे, अगर आप इसको स्टैटिस्टिकली सिग्नल को देखें ना तो आपके पास इस तरह का सिग्नल आता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टैटिस्टिकल देखें कि उसकी जो है ना क्या कहते हैं उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो देखें ना, ये खाली भी है इधर भी है, मतलब रेक्टेंगुलर तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो एरिया इस तरह से आपका जो है ना ये पावर का है, दूसरा जो है ना इसके अंदर ये, तो इसका मतलब अगर आपको कोई हो ना कि वेरिएंस क्या होती है, ठीक है ना जी, तो वेरिएंस का मतलब ये होता है कि आप उसका एज ए होल सिग्नल की वैल्यू, तो वेरिएंस का मतलब ये है कि मीन वैल्यू का मतलब ये है कि आप उसका मीन लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर आप एक्चुअल जो एनर्जी है वो यूज नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें ये झंझट करना पड़ता है कि आप उसकी आरएमएस वैल्यू लेते हैं कि आप पीक की बजाय नीचे आ जाते हैं, आप पीक की बजाय थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, 0.02 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 0.70, मतलब 1 नहीं होती, 0.707 वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब ये है कि आप अगर पीक वैल्यू लें तो पीक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं होती काम करने की, ठीक है ना जी, वो जो नीचे उसकी आती है तो वो इसका मतलब ये है कि होल पावर ऐसे आ जाती है, आप एक रेक्टेंगुलर की सूरत में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसकी आरएमएस वैल्यू जो है ना ले लेते हैं। अच्छा, जो एवरेज लेते हैं, एवरेज का मतलब होता है कि वो एक कंपोनेंट नीचे जा रहा होता है ऊपर जा रहा होता है, दोनों को ऐड अप करते हैं तो नीचे वाला कंपोनेंट ऑटोमेटिकली उधर आ जाता है और एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी प्लस हो जाता है, तो वो आपकी एवरेज वैल्यू होती है। लेकिन जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर आप आरएमएस वैल्यू जो है ना यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, द इफेक्टिव आरएमएस करंट अलाउज अस टू राइट एवरेज पावर एक्सप्रेशन लाइक दोज यूज्ड इन डीसी सर्किट, कि जी वो डीसी सर्किट की तरह ही होते हैं कि जी जितनी आप इनपुट डालते हैं उतना ही वर्क जो है ना आप उसके ले रहे होते हैं वाटेज की जरूरत में। दैट रिलेशन इज रियली द बेसिस फॉर डिफाइनिंग द आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू आप इस तरह से ले सकते हैं कि जी पावर ऑफ द सोर्स इज 1/2 वी एम आई एम कॉस थीटा माइनस थीटा आई, वी एम जो है ना आपका जो है ना ये आ गया और थीटा ये आ गया कॉस, इसी तरह ये जो है ना ये सोर्स की होगी और ये रजिस्टर की होगी अकेले की, कि जी ये है रजिस्टर के अंदर जो है ना ये आप आर का ही ले रहे होते हैं क्योंकि लॉस ही हो रहा होता है, ये जितना मतलब ना आप उसके अंदर से करंट गुजारते हैं उतना ही उतनी ही आप वर्क ले लेते हैं। मसला देखें ना, ये बल्ब जो है आपका, पुराने बल्ब जो थे ये नियोन बल्ब नहीं, पुराने बल्ब, कि जो ही आपने ऑन किया
वो उसका फिलामेंट गर्म हुआ और लाइट आपको ऑटोमेटिकली इमीडिएटली लाइट आनी शुरू हो गई। लेकिन उसके मुकाबले अगर आप नियॉन बल्ब जो है ना आजकल के देखें तो उसके अंदर जो है ना पहले पोटेंशियल एस्टेब्लिश होता है और उसके बाद करंट जो है ना चलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप यूं समझ लें कि जो आपका पुराना बल्ब है जो कि वो जो बिल्कुल फिलामेंट था, दैट वाज ए प्योर रजिस्टर, वो रजिस्टर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता था। लेकिन आजकल का जो है वो क्या करता है, वो इसके ऊपर करता है कि आपका पहले जो है ना वोल्टेज और अगर वो इंडक्टर है या कैपेसिटर है, अकॉर्डिंगली जो है ना वोल्टेज या करंट जो है ना पहले लैग करेगा, लीड करेगा या लैग करेगा और आपके पास वो सिग्नल जो है ना इस तरह से आएगा। अच्छा, इसकी ज्यादा एलेबोरेशन जो है ना जब आप डायग्राम देखेंगे ना आगे उसमें आ जाएगी, परेशान ना हो। अच्छा, एवरीडे लाइफ में आप क्या इसमें यहाँ थोड़ी सी एग्जांपल बताई गई है कि जी अच्छा जी ये कि जी व्हेन वी बाई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स दी फेस प्लेट स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड आरएमएस वोल्टेज एंड करंट के ऊपर, उसके ऊपर हमेशा लिखा होता है कि अच्छा जी आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज इसकी इतनी इतनी है। ठीक है ना जी। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द आरएमएस करंट फॉर ए 1200 वाट हेयर ड्रायर although there is a small fan in hair dryer, जो most of power goes to resistor heating, लेकिन क्योंकि उसके अंदर जो है ना ये वाटेज देखे ना, ये वाटेज कि जी उसने मैकेनिकल काम करना है। अच्छा, what happen when two hair dryers are turned on at the same time, तो इसका मतलब ये है कि दो रजिस्टर यूं समझ लें कि दो रजिस्टर उसके अंदर जो है ना पैरेलल में लगा देंगे, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना जी। इसी तरह से हाउ कैन आई डिटरमिन विच यूजेज मोर इलेक्ट्रिसिटी, प्लाज्मा और एन एलसीडी। सर प्लाज्मा असल में ना ये जो होते हैं ना आपके पास डायोड, टनल डायोड हो गए, गन डायोड हो गए, इस तरह के चीजें होती हैं, मॉसफेट वगैरह, उसके अंदर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो प्लंटी में होते हैं ना, एन प्लस 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 या पी प्लस प्लस इस तरह से। तो वो जब फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, दे आर फ्लोइंग जस्ट लाइक प्लाज्मा। मतलब ना ये जो ब्लड होता है ना, ब्लड अगर आप इसको कहीं डेले ना, वो ब्लड टिट्राई जो गाढ़ी जो कोई मटेरियल होता है ना गाढ़ा, उसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप जो है ना डायोड साइड या ट्रायोड वगैरह, पेंटोड हेक्सोड वगैरह यूज करते हैं, उसके अंदर जो है ना प्लाज्मा टाइप यूज कर रहे थे। एलसीडी में कितना यूज कर रहे हैं, ये उसके मतलब ना यूं समझ लें कि आरएमएस वैल्यू कहाँ कहाँ यूज होती है, ये छोटा सा यहाँ पर बताया गया कि जी इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर कैसे ट्रांसफर, वो आप थेवेनिन थ्योरम जो है ना लगा के आप मैक्सिमम पावर जो लगाते हैं, थेवेनिन पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने कि जी आप पहले शॉर्ट सर्किट कर दें फिर ओपन सर्किट कर लें वगैरह वगैरह, जो इसका प्रिंसिपल थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम वगैरह लगा के आप उसकी एवरेज जो है ना इसकी इंपीडेंस जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं, जो जितनी भी है इंडक्टर की या कैपेसिटर की या जो भी है। तो उस हिसाब से मतलब ना टोटल वैल्यू जो है ना आप उसकी निकाल लेते हैं कि जेड एल इज इक्वल टू आर एल प्लस जे एक्सएल is equal to R Thevenin minus J X Thevenin is equal to Z Thevenin। ये स्टार का मतलब ये है कि इट कंटेन्स द इमेजिनरी कंपोनेंट, दिस वन conjugate। ठीक है। So to obtain maximum power transfer to a load, the load impedance should be chosen equal to the complex conjugate of Thevenin equivalent impedance रिप्रेजेंटिंग द रिमाइंडर ऑफ द नेटवर्क। ये थेवेनिन आपने पढ़ा हुआ है। आप देखिएगा अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नजर आए तो थेवेनिन की एक आध एग्जांपल हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये है कि एग्जांपल के अंदर यहाँ कहीं ना कहीं इसकी जो है ना एग्जांपल जो है ना वो दी हुई है, कहीं ना कहीं सॉल्व किया हुआ है। तो अदरवाइज जो है ना आप इसको कर सकते हैं कि जी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, क्योंकि हम बेसिकली क्या करते हैं ओवरऑल इंपीडेंस ले रहे होते हैं उसने सर्किट की, ओवरऑल इंपीडेंस जिसके अंदर रियल पार्ट भी होता है रेजिस्टेंस का और इमेजिनरी पार्ट जो है होता है उसका कैपेसिटर और इंडक्टर का। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप एक दफ़ा शॉर्ट सर्किट कर लें, ऊपर सर्किट कर लें, वहाँ उसके जो है ना वैल्यू आप उसकी निकाल लें। ये है सिर्फ उसका मैक्सिमम पावर का। ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी कैसे है कि जी ये यहाँ पर ये V है और ये थेवेनिन इम्पीडेंस है, ये लोड है, और आपकी इस सूरत में क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा इसके, दोनों जो है ना आपस में बराबर हो जाएंगे। नोट दैट ओनली द रेजिस्टिव कंपोनेंट ऑफ द लोड डिसिपेट पावर, कि आपका रेजिस्टिव पार्ट जो है ना वही जो है ना आपका जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसका पावर का। अच्छा जी, वाटेज का। तो यहाँ पर ये एक कंप्रीहेंसिव सा बता दिया गया है कि जी लोड कैरेक्टरिस्टिक, लोड इक्विवेलेंट,
कम्प्लेक्स कंपोनेंट है ZL इज इक्वल टू Z थेवेनिन, और ये आपके पास आ गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। प्योरली रेजिस्टिव के अंदर जो है ना ये ZL का ये R होगा, ठीक है ना जी। और ये अगर आप इसको प्योरली रेजिस्टिव को आप बेशक इस तरह से कर लें, ये दोनों को ऐड अप करके साइन कर लें, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी ना। इसके अंदर अगर नेगेटिव सेक्टिव साइन जो है ना अगर है तो वो खत्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। फर्दर रेड्यूसेस टू ZL इज इक्वल टू RL इक्वल टू थेवेनिन फॉर X थेवेनिन इक्वल टू 0। जी आप उसको ओपन सर्किट कर दें और आपके पास जो है ना इसकी वैल्यू जो है ना DC वोल्टेज DC तरीके से आपको आ जाएगी। इसी तरह से प्योरली रिएक्टिव है RL इक्वल टू 0, इसके अंदर जो है ना आप RL छोड़ दें, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि असल में ना ये जो है ना अगर आप ये छोड़ें, ये आप 0 कर दें तो आपका सिग्नल जो है ना वो इस तरह से चलता रहेगा, ऐसे ऐसे वो सिग्नल जो है ना वो यूं समझ लें कि स्पेस के अंदर जो है चलता जाएगा और उसको उसके अंदर लॉस नहीं होगा, कभी ऐसे लॉस नहीं होगा। तो ये वेव जो है ना ऐसी वेव जिसके अंदर RL 0 हो, उस वेव को कहते हैं, उस सिग्नल को कहते हैं ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव या साइनोसाइड या स्टैंडिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव या स्टैंडिंग वेव। कि जी वो स्टैंडिंग वेव या ट्रैवलिंग वेव, इसका मतलब ये है कि लॉस उसके अंदर नहीं होता, ठीक है ना जी। वो और वेव जो है ना ये अमूमन जो है ना जी आप जो है ना भेजते हैं ना स्टार वार के इसके अंदर स्पेस के अंदर कोई आप रॉकेट शॉकेट या इस तरह की चीजें भिजवाते हैं, तो ये वहां पर यूज होता है ये कंपोनेंट जो है ना इसका। कि ये आप एक जो है ना कैप्सूल सा लगा के उसके अंदर जो है ना पावर लगाते हैं और वो उससे प्रेशर से वो आगे सिग्नल जो है ना जा रहा होता है और सारे सिस्टम को लेके आगे जा रहा होता है, ठीक है ना जी। इस तरह से तो इसका मतलब ये है कि उधर देखे ना वाटेज का मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं जो है ना वो पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, मतलब ना जैसे ही आपके जो है ना काम खत्म होगा, काम मुकम्मल हो गया तो ये वाटेज 0 होगी। लेकिन अगर आप ये 0 है इसका मतलब ये है कि सिग्नल जैसे जिस स्पीड के साथ जा रहा है बस, उसके अंदर कोई लॉस का खतरा नहीं है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब इसीलिए आप साइनोसाइडल या कोसाइनोसाइडल जो है ना सिग्नल आप यूज कर रहे होते हैं कि देखें ना तरबेला से जा रहा है और कराची तक वहां कोई उसको सिग्नल को जो है ना उसकी जो पावर जो है ना वो वीक ना होने पाए, इस तरह, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब है पावर फैक्टर, डेरिवेशन ऑफ पावर फैक्टर के पावर फैक्टर जो है ना 0 से 1 तक होता है। तो ये पावर फैक्टर होता क्या है, ये है एवरेज पावर डिवाइड बाय एपरेंट पावर। ये मैंने आपको बताया था ना एपरेंट पावर क्या होती है कि कॉज वाला अलोंग द एक्स एक्सिस और साइन वाला अलोंग द वाई एक्सिस। अब एपरेंट पावर वो जो होता है ना ट्राइंगल का ये वाला जो है ना हाइपोटेन्यूज, वो आपकी एपरेंट पावर होती है, ठीक है ना जी। दोनों का बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना जी। ये हो गई P डिवाइड बाय RMS I एंड V, ये अपरेंस RMS I V। ये पिछला लेक्चर भी हमारा इसी के मुतलका था ये वाला, ठीक है ना जी। वहां मैंने डायग्राम से बकायदा आपको ना ये समझाया था, अगर आप लोगों को याद हो कि ये कॉज का फैक्टर, साइन का फैक्टर और एपरेंट पावर, ठीक है ना। और कॉज का फैक्टर वाटेज का फैक्टर होता है और जो साइन का फैक्टर होता है वो होता है किलोवाट का, ठीक है ना, किलोवोल्ट का। और जो होता है ये वाला ये होता है KVAR, ठीक है ना जी। अच्छा, KVAR रिएक्टिव जिसको आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पावर और ये पावर दोनों का जो है ना जो जो ये रेशो होती है वो आपका पावर फैक्टर कहलाता है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि P को आप रिप्लेस कर दें इसके साथ कि RMS IRMS VRMS कॉज थीटा V माइनस थीटा I डिवाइड बाई VRMS IRMS इज इक्वल टू कॉज। अब आप इसमें से देखें ना ये इसके साथ कट गए और आपके पास पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉज थीटा V माइनस थीटा I या आप कॉज थीटा ZL, अमूमन ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि पावर फैक्टर आपका क्या हो गया, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉज थीटा V माइनस थीटा I, और वी थीटा VI इज ये लैगिंग और लीडिंग जो है ना वोल्टेज और करंट का होता है। तो इस तरह से आपके पास जो है ना कि जी पावर फैक्टर इज ए कॉज फैक्टर, ठीक है ना जी। या पावर फैक्टर इज ए एक्चुअल फैक्टर, कॉज फैक्टर इज ए एक्चुअल एक्टर ऑफ एनर्जी जो वाटेज से आता है आपके पास, ठीक है ना जी। सो एट लो पावर फैक्टर ए लो पावर फैक्टर, ये कौन सा भाग है,
रोल नंबर 20, रोल नंबर 20, ये स्क्रीन के ऊपर आप आए हैं, क्या कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आप? रोल नंबर 20 नहीं सर। हाँ, स्क्रीन के ऊपर आप आ गए। अच्छा जी, अच्छा आप हो गए हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें कि जी देखें पावर फैक्टर इज इक्वल कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। ए लो पावर फैक्टर रिक्वायर्स मोर आरएमएस करंट फॉर सेम लोड पावर which results in greater utility transmission losses in power lines. Therefore utilities penalized customers with a low power factor. कि पेनलाइज या पेनलाइज कि तकलीफ देते हैं अगर लो पावर फैक्टर हो। पावर फैक्टर आपका 0 और 1 के जितना आपका पावर फैक्टर कम होगा उतना लोड कम होगा, जितना पावर फैक्टर इंप्रूव होता जाएगा। कहते नहीं आप पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहे हैं। बाद आपने देखा होगा कि दिन के वक्त जो है ना, दिन के वक्त लाइटें जलाई होती हैं बिजली वालों ने, वालों ने दिन के वक्त हाईवे के ऊपर कहीं और। तो ये नहीं है कि वो भूल गए, बेसिकली वो क्या होते हैं, ये इनकी एवरेज रेशियो जो है बराबर कर रहे होते हैं, वो पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहे होते हैं, वो एट पार कर रहे होते हैं कि वो जो है ना जी वो इतने लॉस कर दें कि आपका पावर फैक्टर जो है ना 0 से टूवर्ड्स 1 जो है ना वो ट्रैवल होना शुरू हो जाए और मैक्सिमम पावर फैक्टर जो है ना आपको मिल जाए। मैक्सिमम पावर फैक्टर का मतलब ये है कि मैक्सिमम एफिशिएंट सर्किट, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर इन डिवाइसेज, पावर फैक्टर का मतलब होता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई डिवाइस यूज करते हैं ना, या कोई प्लांट या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो उसके अंदर जो है ना एक तो पावर फैक्टर लिखा होता है कि जी इसका पावर फैक्टर इतना है, एक आपको लिखा होता है इसकी आरएमएस वैल्यू इतनी है, ठीक है ना जी। वोल्टेज करंट स्पेसिफिकेशन होती है, लेकिन इसकी पावर फैक्टर और ये जो है ना आपकी आरएमएस वैल्यू, ये दो जो है ना उसके अंदर स्पेक्स के अंदर जो है ना वो हमेशा जो है ना वो मेंशन की होती है वहां पर। अच्छा, पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल थीटा वी माइनस थीटा आई इज इक्वल टू थीटा जेड एल। ये जो है ना ये दोनों का डिफरेंस जो है ना लैग लीड कर रहा है, तो ये दोनों का ये आगे एग्जांपल के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना जी। सब फेज एंगल ऑफ द लोड इंपीडेंस पावर फैक्टर स्पेसिफिक स्पेशल केस इज इक्वल टू प्योरली, आप देखें ना आप जो जो प्योरली यहाँ जो है ना रजिस्टर की सूरत में चूंकि वोल्टेज और करंट जो है ना दोनों ही साथ साथ चल रहे होते हैं, तो इसका मतलब है इनके दरमियान जो एंगल 0 होता है, एंगल 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना जी, दोनों का डिफरेंस आ गया cos 0 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब पावर फैक्टर इज 1। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टिव लोड के अंदर चूंकि वाटेज होती है, तो प्योरली जो है ना रेजिस्टिव लोड होता है और वर्किंग एबल एबिलिटी होती है उसके अंदर, तो इसका मतलब उसका पावर फैक्टर बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। अच्छा, अगर वो रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि दोनों के अंदर जो है ना 90 की रेंज में ना ये ज्यादा, ये कम या ज्यादा हो रहा होता है वोल्टेज। और देखे ना अगर वोल्टेज इधर है अलॉन्ग एक्सेस से, और करंट जो है ना अगर इसको ऐसे लीड कर रहा है एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, तो वो वाई तक जो है ना वो मैक्सिमम 90 तक चला जाएगा, ठीक है ना जी। देखें अब 90 का मतलब ये है कि 90 का मतलब है 0, cos 0, cos 0 का मतलब ये है कि आपके पास जो है ना, नहीं cos 1 नहीं सॉरी, cos 0 इज इक्वल टू 1, sin 0 इज इक्वल टू 0, या cos 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो cos 90 इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पावर फैक्टर 0 हो जाएगा। इसका मतलब रिएक्टिव लोड का पावर फैक्टर 0 होता है और रेजिस्टिव का पावर फैक्टर जो है ना 1 होता है। ये एग्जांपल के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, पावर फैक्टर एंगल -90 टू 0, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आईवी जो ग्राफ है को आई लैग लीड, आई लैग वोल्टेज लीड, तो ये इसका मतलब ये है वोल्टेज लीडिंग। और लोड इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट आरसी सर्किट, ठीक है ना जी। अच्छा, क्योंकि आरसी तो दोनों के साथ होगा ना, अच्छा क्योंकि लास्ट तो होता है ना इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है, तो आर लास्ट जहां होगा वो आर होगा। अच्छा, यहाँ 0 टू 90 है, तो इसका मतलब ये है कि आईवी क्या होगा, अब इसके अंदर ये लैग होगा कि जी ये इक्विवेलेंट सर्किट देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर की सूरत में, एल इंडक्टर की सूरत में करंट विल लीड, वोल्टेज विल लैग,
और कैपेसिटर की सूरत में है कि वोल्टेज विल लीड, करंट विल लैग। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज, लेकिन सर कैपेसिटर में करंट, सर कैपेसिटर में करंट लीड करता है सर, हमेशा करंट कैपेसिटर में लीड करता है। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, कैपेसिटर में वोल्टेज पहले एस्टेब्लिश होता है बेटा। नहीं नहीं, वोल्टेज चेक कर ले वोल्टेज सर, वोल्टेज स्टोर होता है कैपेसिटर में, लेकिन करंट लीड करता है। आगे ना बेटा, आगे इसकी एग्जांपल के अंदर आ जाएगी। मुमकिन है मैं क्लियर ना हूँ, जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना जी। लेकिन आगे जो है ना हम देख लेंगे। मुमकिन है मैं गलत, मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो गया हो, क्योंकि मैं काफ़ी देर के बाद जो है ना पावर पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना जी। लेकिन आगे बेटा जो है ना ये जो, लेकिन मैं जो समझ रहा था वो यही समझ रहा था कि जी देखें, इंडक्टर के अंदर ना जो कि स्प्रिंग होता है ऐसे ना, इसमें करंट आया और फ्लक्स बना। फ्लक्स करने के बाद अब जो है ना बैरियर बन गया, इसके अंदर बैरियर स्ट्रांग हो गया। अब जो है ना वो हिंड्रेंस पैदा हो रही है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल जो है ना एस्टेब्लिश हुआ बाद में। तो करंट पहले आया, वोल्टेज बाद में आई, ठीक है ना जी। अच्छा, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर के अंदर पहले क्या हुआ, दोनों प्लेट जो है ना चार्ज होती हैं और वोल्टेज जो है ना एस्टेब्लिश होती है। जब वोल्टेज एस्टेब्लिश होगी तो इसका मतलब ये है कि एक प्लस प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट। अब दोनों के अंदर क्या होगा, इसके अंदर बैरियर स्ट्रांग होगा, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल जो है ना उसके अंदर जो है ना वो स्ट्रांग होंगे। तो इसका मतलब बैरियर जो है ना उसका अब वो वीक 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 होते हुए क्या होगा, अब बैरियर जो है ना वो उसका रप्चर हुआ, एनर्जी बैरियर, और करंट चलना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर के अंदर ना वोल्टेज पहले उसके अंदर आती है और वो करंट जो है ना उसके अंदर बाद में आता है। तो करंट जो है ना, वोल्टेज इज लीडिंग इन कैपेसिटर, वोल्टेज इज लीडिंग, करंट इज लैगिंग, ठीक है ना जी। अच्छा, और जो इंडक्टर है उसके अंदर करंट इज लीडिंग, वोल्टेज इज लैगिंग। मेरा कॉन्सेप्ट ये है। अब आप जो कह रहे हैं हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, आगे कहीं ना कहीं वेरीफाई हो जाएगा ये। अब डोंट वरी, कहीं ना कहीं वेरीफाई हो जाएगा, यही बात है ना। ये जो मैं जो है ना जी, ये मैं 2 दिन इस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो सर टकराता रहा हूँ कि ये इनका क्या फिनोमिना है। मेरा जो कॉन्सेप्ट बना है, मुमकिन है गलत हो बेटा, कोई ज़रूरी नहीं, टीचर गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट जो है ना मैंने इसी तरह से बनाया है। अब आगे क्लियर हो जाएगा। जो आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल में ये बात आगे जो है ना क्लियर हो जाएगी आपको, जब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना। आप वो बहुत ही मज़ेदार हैं वो, आप देखें। अगर आप यहाँ थोड़ा सा जाएं ना, यहाँ से ये एग्जाम्पल देखें ना, यहाँ से ये शुरू हो गई है ये वाली ना, ये कैलकुलेशन एंड एग्जाम्पल। अब देखें यहाँ 1 बाई 1 जो है ना ये मैंने बताया हुआ है, देखें ना यहाँ, ये देखें, ये यहाँ इसके कॉज कंपोनेंट देखें ना, ये लग गया है इसके अंदर फार्मूला। इसी तरह से ये आ गया, इसके अंदर ये फार्मूला आ गया, ठीक है ना जी। फिर इसके अंदर ये आ गया, और करते करते आपके पास जो है ना ये वो एलेबरेटेड फॉर्म आ गई। उसके बाद जो है ना ये देखें कि जी यहाँ पर इसके कंपोनेंट आ गए ये वाले। अब देखें यहाँ पर कि जी ये इसके अंदर चूँकि ये आ गए कि जी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था ना ये पहली दूसरी स्लाइड में, 2 टाइम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना जी। तो ये 2 टाइम फ्रीक्वेंसी आ गई। और इसी तरह से अब आप देखें कि इसके अंदर जो है ना ये 3 कंपोनेंट आ गए। पी टी इज इक्वल टू पी, ये वॉटेज की सूरत में, ये कॉज आ गया, ये साइन आ गया। ये कॉज जो है ना ये आ गया आपका किसकी वजह से, एक कंपोनेंट की वजह से। यूं समझ लें कि कैपेसिटर है फॉर एग्जांपल, नहीं ये दोनों एक ही हैं, नहीं दोनों एक नहीं है, दोनों ये एक हैं। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर भी ये देखें ना एंगुलर वेलोसिटी आ रही है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा इज 2 पाई एफ, ठीक है ना जी। तो एक एक्चुअल पावर ये है और रियल पावर दोनों की ये हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखें हर पॉइंट इसके अंदर जो है ना मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। ये रिएक्टिव पावर है, ठीक है ना जी, एक्टिव पावर है। अब जो आप बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा जो आप कर रहे थे ना, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर वो जो है ना लैगिंग लीडिंग की डायग्राम बनी गई बाकायदा। यहाँ पर आप देखिए ना, ये है आपका पावर रजिस्टर का, ये अलग से भी मैंने बना दिया है कि जी पावर रजिस्टर के अंदर क्या
काम होता है। इसी तरह से ये देखें ना रजिस्टर के अंदर है, और इसी तरह ये देखें ये रजिस्टर का है, रजिस्टर का ही है फिलहाल। ये देखें ये इंडक्टर का है। अब देखें ना इंडक्टर में जो आप बात कर रहे हैं बेटा, देखें ना ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कि ये देखें ना ये वोल्टेज जो है ना, ये देखें ना वोल्टेज अगर नेगेटिव है करंट, तो वोल्टेज अगर पॉजिटिव है सर ठीक है ना, ये करंट नेगेटिव है। सर इसी स्लाइड में लिखा है कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। देखें ना तो वोल्टेज लीड कर रहा है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इंडक्टर में करंट लैग करता है, ये वही लिखा हुआ है यहाँ। नहीं ये देखें ना, ये ठहरे देखते हैं, क्लियर हो जाता है। देखें ये देखें ना, ये देखें ना ये जो है ना ये नेगेटिव है, ठीक है ना जी, ये कैपेसिटर है, ठीक है ना जी, और ये दोनों जो है ना ये पॉजिटिव एनर्जी आ गई है दोनों की, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये जो है ना ये इसकी ये पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव कहाँ होती है, जहाँ ये बढ़नी शुरू हो जाती है दोनों की ना, ये दोनों की बढ़ रही है जहाँ पर, ठीक है ना जी। अच्छा इसी तरह से ये देखें उसके बाद जो है ना जी कैपेसिटर वाला, ठीक है, मुमकिन है मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो गया हो, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, ये टीचर को हतमी तो नहीं होता ना। अच्छा अब देखें ना ये नेगेटिव एनर्जी है, ये करंट जो है ना ये लीड कर रहा है, ठीक। अब इस पे लीड वाला कौन सा है, आप ये बताएं मुझे कि देखें ये जो है ना ये लीड है, इस तरफ को लीड होगा, इस तरफ को लैग होगा, ये लैग कर रहा है किसके साथ, 90 के एंगल के साथ, ये ना करंट से वोल्टेज जो है ना ये लीड कर रही है। अब इसके अंदर देखें यहाँ जो है ना ये वोल्टेज इधर लीड कर रही है, करंट जो है ना लैग कर रहा है, ठीक है ना जी। यस सर इंडक्टर में करंट लैग करता है, ये लैग इस तरफ को जाना है, देखें इस तरफ को जाए ना तो ये जो है ना लैग कर रहा है, इस सूरत में इस तरफ को लैग कर रहा है। अच्छा अब इस तरफ को जाएं, ये कौन सा है, ये वोल्टेज जो है ना ये लैग कर रही है, यस इसका मतलब ये यहाँ पे लीड कर। चले मैं इस पे और भी गौर करूंगा, मैं मुमकिन है मेरा टाइम हो गया सर, वो फिर निकल जाएगा टाइम। चलें बेटा ऐसे करते हैं ना, ये जो है ना जी हमने जो ना स्लाइड पढ़ी हैं कहाँ तक, पीछे सर, और ले एक मिनट, ये एग्जांपल्स हैं, तो इससे पीछे जो है ना हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और इस पॉइंट को मजीद मैं अंडर कंसिडरेशन करूंगा, और मैं इसको देखूंगा कि ये क्या है, फिनोमेना कैसे है, क्योंकि बुक के अंदर कुछ और था, मुमकिन है मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो गया हो, आप क्योंकि प्योर पावर के हैं, ठीक है ना जी, तो इसलिए मुमकिन है मेरा यहाँ थे हम, ठीक है ना जी, बल्कि इससे भी पीछे हाँ देखे ना ये पावर ट्राइंगल ये वगैरह ये वाला यहाँ थे, ये जनाब स्लाइड नंबर 13, और हम स्लाइड नंबर 14 से शुरू करेंगे। ये बहुत ही जो है ना ये इंफॉर्मेटरी है, ये जो है ना हमारा, इसके बाद हम जो है ना प्योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाएंगे, चौथा चैप्टर पे, उसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं, उसके अंदर जो है ना वो हैं उसके क्या कहते हैं डायोड वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना जी। लिहाजा यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट अगर कोई कमी बेशी है ना, वो इंशाल्लाह हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना और बेहतर हो जाएगा इसमें। अगर मेरा कॉन्सेप्ट खराब है, ये स्लाइड शेयर कर देना किसी के लिंक से, या इरफान को दे दे किसी को, मैं स्लाइड ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप में सर, ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर कर। व्हाट्सएप में कैसे से, मैं ना उनको मेल करता हूँ इरफान साहब को, और वो फिर आपको व्हाट्सएप कर देंगे। मुझे वो अब व्हाट्सएप में कैसे करते हैं मुझे नहीं पता सर, बस पेस्ट करनी होती है फाइल, और क्या करना। अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ ना, मैं नमाज के बाद कोशिश करता हूँ ना बेटा, तो वरना मैं इरफान को मैं भिजवा दूंगा ये, ठीक है ना जी सर। और इसको आपने सही तरह से समझना है बेटा, और मेरा भी कॉन्सेप्ट आपने ठीक करना है, फर्ज करें अगर गलती होती है आज भिजवाएंगे तो तभी पढ़ पाएंगे, वरना अगले लेक्चर नहीं मैं भिजवा दूंगा बेटा। मैंने टैक्स ले जाना है अभी थोड़ी देर, मैं अपने डीन साहब के पास जाना है, लेकिन मैं उससे पहले कोशिश करूंगा, अभी कर दूंगा या आके कर दूंगा, ठीक है ना, लेकिन आज की डेट में आपको मैं भिजवा दूंगा, ठीक है सही। तो और परसों फिर हम उसी तरह से 8:30 बजे क्लास लेंगे, मतलब ना नॉर्मली जो हमारी क्लास होगी, ठीक है ना सर। क्लास से पहले लिंक शेयर कर देना ताकि फिर हम सारे लिंक वही जो इन्होंने आईटी वालों ने कर दिया है ना बेटा, वही लिंक होगा, उसी लिंक पे हम क्लास लेते हैं आजकल,
उन्होंने कहा था कि इस लिंक को छेड़े नहीं, इसी के ऊपर जो है ना आप ऑन हो जाया करें, इसी के ऊपर आप ये वाला ही लिंक जो आज, हाँ यही वाला लिंक है। तो सर ये रिकॉर्डिंग हमें कैसे मिलेगी? ये रिकॉर्डिंग जो है ना, ये मैं ये इसकी फाइल जो है ना वो मेल नहीं हो सकती। नहीं हो सकती सर, आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है। वही तो कह रहा हूँ सर, आप जब तक उनसे इमरान साहब से बात नहीं करेंगे तब तक यह मसला हल नहीं होगा। मैं आज घंटा बैठा रहा हूँ उनके पास। सर उन्हें कहे कि रोजाना, वो बच्चे कह रहे हैं नहीं तो डॉक्टर हनीफ से बात करें सर। सर करते हैं। अब ये इसका कुछ हो तो जाए ना। अब तो आज तो वो बेचारे फट्टों पे बैठे थे, सारे जो बाहर निकले बैठे थे और सारे गेट बंद थे, दरवाजे बंद थे और कुछ भी नहीं था। ठीक है ना जी। तो हनीफ साहब से मैं करूंगा बात कि जी स्टूडेंट को हम इसकी वीडियो कॉपी कैसे भिजवाएं हम। ठीक है ना जी। सर उन्होंने कहा मुझे एक्सेस दें। नहीं एक्सेस तो मैंने कहा हुआ है। अब मैं देखे ना, मैं अब बार बार उनको अच्छा नहीं लगता, तो मैं वहां जाके देखे ना, मुझे तकलीफ होती है जे जाए कि मैं यहाँ बैठ के आपको पढ़ाऊं, घर में आराम से रहूं। मैं सुबह सुबह जो है ना वो 7 बजे। सर इसका एक और हल ये है कि सीआर एक नया ग्रुप बना लेते हैं, उसमें आपको ऐड कर लेते हैं। वो हमसे वो मुझे अभी जो है ना हसन साहब ने किसी ने ना वो सजेशन दी है, तो वो परसों हम देखेंगे। आज मुझे जल्दी है, परसों हम इसके ऊपर ना डिटेल में ना वो हम करेंगे। अगर ग्रुप बन गया ना तो उसके ऊपर हम काम शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो वो उस पर आ जाएंगे हम। तो ग्रुप बना के उसका जो है ना कोड, वैसे देखे ना जी मैं उसी पे करता हूँ। मैं बल्कि यूके में क्लास लेता हूँ उसके ऊपर, जो है ना जी यूके में मेरी क्लास चल रही होती है और बड़े आराम से जो है ना कोई मसला ही नहीं है। आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे बार बार, क्योंकि वो मिसमैच हो जाता है कि यूईटी का मेरा लिंक और है, आप लोगों का लिंक और था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ना जी। इसमें परसों हम हल करेंगे इस मामले को थोड़ा सा ना क्लास के बाद इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सही है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ताला। फिर जो है ना जी अब आधा रिकॉर्ड हुआ है हमारा लेक्चर। चलें जितना हो गया है वो याद ही नहीं रहा, बाकी इंशाल्लाह परसों मुझे याद करा दिया करें जब भी क्लास शुरू हो ना बेटा कि जी इसको आप रिकॉर्डिंग पे लगा लें इंशाल्लाह परसों। बाकी इसके ऊपर परसों फिर ना नेक्स्ट 14 स्लाइड 14 ऑनवर्ड जो है ना हम परसों इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सही है, ठीक हो गया बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और इसकी अटेंडेंस वगैरह इरफान साहब जो है ना आप कोई मैकेनिज्म बनाए कि हम अटेंडेंस कैसे रिकॉर्ड करें इसकी, परसों इस पे बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक हो गया सर। वैसे इसमें आ रहे सारे हाजिर हैं सर। चले मैं तो हाजिरी पे यकीन भी रखता, लेकिन बाद औक़ात वो कह रहे होते हैं कि अच्छा जी हाजिरी आप लगा के दें, बाद औक़ात फिर ये होता है। अदरवाइज मुझे तो देखे ना आप मेरे लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, सारे ही हाजिर समझते हैं, मैं समझता हूँ। ठीक है, चलें ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह परसों मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।